हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 26 के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 25 तक के प्रोविजन हमने कवर किया। उसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमने स्टार्ट कर दिया था, जहां पे हमने टोटल 28 लेक्चर कवर किए, जहां पे हमने पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ आपका भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो न्यू लॉ आए थे उसमें से अब आपका बीएनएसएस बचता है। तो बीएनएसएस आज से हम यहाँ पे सेक्शन चैप्टर नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम आगे के प्रोविजन पूरा कवर कर देंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो है आपका चैप्टर नंबर 26 में कुछ सेक्शन के बारे में। ठीक है, पूरे सेक्शन तो आज कवर नहीं होंगे। ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको 2 से 3 पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। तो आज के जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि अगर एक ही अपराध किया गया तो उसके लिए क्या 2 बार विचारण किया जा सकता है, और साथ ही साथ आप में इसका आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 के बारे में भी कवर करेंगे। साथ ही साथ आपका आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 भी यहाँ पे कवर करेंगे, किसका, संविधान का। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपका पूरा रहने वाला है। तो ये पार्ट 1 होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 26 की, तो चैप्टर नंबर 26 जो है आपका सेक्शन नंबर 337 से स्टार्ट होता है और 366 में कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है कि एक ही अपराध का पुनः विचारण करने और या ना करने के बारे में, जहाँ पे धारा 337 बात करती है। ठीक है, उसी के बाद इसमें है पसंद का अधिवक्ता चुनना। जो अभियुक्त व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ है, तो उसका क्या है, वो अपने पसंद के अधिवक्ता से अपना प्रतिरक्षा करवा सकता है। अगर जिसके पास अगर वकील नहीं है, अधिवक्ता नियुक्त करने के पर्याप्त साधन नहीं है, तो उसके लिए विधिक सहायता प्रदान की जाती है, उसके लिए अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है। ये कैसे होगा और इसमें क्या प्रोविजन दिए गए हैं, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सह अपराधी को जो क्षमादान दिया जाता है उसके बारे में पूरा प्रोविजन है। आवश्यक साक्ष्य को समन करने के बारे में, उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांचिए, एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। जो आपके एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, जो अपराधी होते हैं जो फरार हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, अब यहाँ पे एक चीज और जोड़ दी गई इसमें। उसके बाद आता है अपराधों का समन, जो 359 में अब यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, पहले आपका 320 में हुआ करता था अपराधों का समन के बारे में। ठीक है, समन का मतलब समझौता करना। एक समन होता है जिसका मतलब होता है नोटिस भेजना, एक समन होता है जिसका मतलब क्या होता है कि समझौता करना। तो उसके बारे में। उसके बाद आता है अभियोजन वापस लेना, यानी जो कि मामला फाइल हुआ है उसको वापस लेने के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आती है, सबसे पहली धारा आती है आपकी सेक्शन 337 के बारे में। आगे समझ में, तो इसको पहले देखेंगे। इसमें बहुत सारी मैक्सिम हैं, उसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 के साथ इसको आपको रीड विथ करना पड़ेगा। इसमें दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में और इसमें सेक्शन 337 में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो बेरेक्ट को देखते हैं। तो बेरेक्ट में क्या कहता है कि एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण, यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, कोई ऑफेंस किया, तो क्या उसको एक बार अगर दोषमुक्त कर दिया गया या फिर अगर उसको कन्विक्ट कर दिया गया, उसको सजा सुना दी गई, तो क्या उसी फैक्ट पे, उसी अपराध के लिए क्या दोबारा उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मना कर देता है कि नहीं, आप उसका एक ट्रायल नहीं चला सकते हैं। तो पहला जो इसका सबसेक्शन है, तो ये क्या कहता है, जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले, तो यहाँ पे भी अंडरलाइन करिएगा, क्या है, किसकी कोर्ट की बात करता है, जो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की, यानी कि कॉम्पिटेंट था उस ट्रायल को चलाने के लिए, ट्रायल को करने के लिए, साथ ही साथ जजमेंट देने के लिए। अगर सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने एक बार उस अपराध का क्या कर दिया, विचारण कर दिया, यहाँ पे क्या लिखा, विचारण किया जा चुका है, और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, या तो हो सकता है कि उसका जब ट्रायल चलाया गया, तो ट्रायल के बाद जब जजमेंट आया, तो जजमेंट पे हो सकता है उस व्यक्ति को जिसने अपराध किया था उसको दोषमुक्त कर दिया गया, यानी कि उसको छोड़ दिया गया, या फिर हो सकता है कि उसको कन्विक्ट कर दिया गया हो, या यानी कि दोष सिद्ध कर दिया, कुछ सजा सुना दी गई, चाहे भले ही उसको जुर्माना ही लगाया गया हो। ठीक है, तो यहाँ तो या तो दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया गया, तब यहाँ पे कहता है कि वह पुनः
जब तक ऐसी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रभावी रहती है। यानी कि अब इसका मतलब क्या होता है कि दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रभावी रहती है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए इसमें अपील में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने अगर कन्विक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये कब तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसकी अपीलेट कोर्ट उसको चेंज नहीं कर देती है। अगर अपीलेट कोर्ट क्या कर देती है, चेंज कर देती है कि उसको छोड़ देती है, यानी ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, उसको सजा सुनाई, लेकिन जो अपीलेट कोर्ट है उससे अपील की गई, तो अपील में उसको छोड़ दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया, तो अब जो ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट था वो तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे यही चीज कहता है कि अगर दोष से दोष मुक्त जब तक प्रभावी है तब तक ना तो उसी अपराध के लिए भी उसका विचारण किया जाएगा और ना ही उन्हीं तथ्यों पे, कौन से तथ्य, वह तथ्य जिस तथ्यों के आधार पे एक बार विचारण हो चुका है और जजमेंट हो चुका है, तो उन्हीं तथ्यों पे उस अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा। आगे असल में पहला यहाँ पे क्या बताया गया कि ना तो उस अपराध के लिए विचारण होगा और साथ ही साथ कहता है कि ना ही उन्हीं फैक्ट पे, जिस फैक्ट पे जजमेंट हो चुका है उस फैक्ट पे दोबारा भी विचारण नहीं किया जाएगा, जिसके लिए धारा 244(1) और या फिर धारा 244(2) के अधीन दोष सिद्ध किया जा सकता था। भले ही उसको 244(1) या 2 के अधीन कोई अलग आरोप लगाया जा सकता था, फिर भी उसके लिए यहाँ पे ट्रायल नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे इसके एक्सेप्शन भी बताए गए हैं। एक्सेप्शन आपको मिलने वाले हैं सबसेक्शन 2, 3, 4 में, इस यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्सेप्शन मिलेगा। अब इसका दृष्टांत देखिए, दृष्टांत से आपको आसानी से समझ में आएगा। पहला दृष्टांत यहाँ पे कहता है कि ए है, ठीक है, ए का विचारण नौकर के रूप में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है, यानी कि ए के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है। ए क्या है, एक नौकर है, एक सर्वेंट है, इसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसने क्या किया है, चोरी की है, और वो है नौकरी करते समय, यानी जब नौकरी के दौरान, जब नौकरी कर रहा था तो उसी दौरान इसने क्या किया, चोरी कर ली। अब यहाँ पे उसको दोष मुक्त कर दिया गया, यानी ए का अपराध साबित नहीं हुआ और यह दोष मुक्त हो गया, छोड़ दिया गया ट्रायल कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे कहता है जब तक उस ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट है, यानी दोष मुक्ति का जो जजमेंट है वो प्रभावी रहेगा, तब तक उस नौकर के ऊपर ना तो फिर से चोरी का आरोप लगाया जाएगा, यानी ट्रायल नहीं किया जाएगा, और ना ही उस चोरी वाले तथ्य के आधार पर, यानी कि हो सकता है कि आगे आप कहो कि उस चोरी का आरोप नहीं है, हम उस पर आपराधिक न्यास भंग की यहाँ पे आरोप लगाते हैं, तो इसके लिए भी आप उसके ऊपर ट्रायल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि फैक्ट क्या है, फैक्ट एक ही है, ठीक है, एक ही ऑफेंस से जुड़ा हुआ ये फैक्ट है। तो फिर भी यहाँ पे क्या नहीं किया जा सकता, इसमें आपका चाहे आपराधिक न्यास भंग के लिए हो या फिर चोरी के लिए आप पुनः उसका विचारण नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही फैक्ट पर 1-2 बार यहाँ पे जजमेंट नहीं होगा। आगे समझ में ये हो गया। दूसरा आता है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बी जो है, ठीक है, बी के आपराधिक मानववध के लिए कापर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है, यानी कि ए जो है, ए ने क्या किया है, बी का कल्पेबल होमिसाइड किया है, यानी आपराधिक मानववध के लिए यहाँ पे आरोप लगाया जाता है। किसके ऊपर? ए के ऊपर। अब जब ए के ऊपर यहाँ लगाया गया और ए को क्या कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया, यानी कि दोष सिद्ध कर दिया गया, उसको सजा सुना दी गई। जब यहाँ पे सजा सुना दी गई है तो यहाँ पे बाद में किसके खा की हत्या के लिए का उन्हीं तथ्यों पर विचार नहीं किया जाएगा, कि यानी कि एक बार कल्पेबल होमिसाइड के लिए उसको सजा मिल गई, हो सकता है इस कल्पेबल होमिसाइड में थोड़ी कम सजा मिली, लेकिन अगर हत्या के लिए उसको यहाँ पे पनिश किया जाना चाहिए, यानी कि लगता है कि जो ए है, एक का ऊपर कोई हत्या का आरोप लगाया जाए, इससे उसको ज़्यादा सजा मिलेगी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसी ऑफेंस के लिए, उसी फैक्ट के लिए उसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए उसको सजा मिल चुकी है। आगे समझ में, तो आप उसी फैक्ट पर, उसी अपराध के लिए, हत्या के लिए यानी मर्डर के लिए उसको चार्ज नहीं लगा सकते, मर्डर के लिए उसका विचारण फिर से नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक बार किसी को कन्विक्ट कर दिया गया है या फिर एक बार किसी को छोड़ दिया गया है, एक्यूट कर दिया गया है, तो उसका दोबारा से विचारण नहीं किया जाएगा। इसी तरह का कुछ बात यहाँ पे जो आपके आर्टिकल 20 क्लॉज 2 संविधान का, यहाँ पर भी एक चीज कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यानी एक बार उसको प्रोसिक्यूट कर दिया गया और दंडित कर दिया गया ना, तो उसका उसी अपराध के लिए फिर से विचारण नहीं किया जाएगा। यानी कि ए ने क्या किया, बी को मान लीजिए 50 थप्पड़ मार दिए, तो बी का ए का क्या हुआ, ए का ट्रायल चला और ए को कन्विक्शन हो गई, यानी सजा सुना दी गई। तो यहाँ पे जब सजा सुना दी गई तो उसी फैक्ट के लिए ना इसके ऊपर दोबारा से यहाँ पे अपराध के लिए विचारण नहीं किया जाएगा,
ठीक है, ना तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना ही उसको पनिश किया जाएगा एक ही अपराध के लिए। भाई अपराध तो एक ही किया है ना, ये ऐसा तो है नहीं एक मान लो 50 थप्पड़ मारे तो 50 बार उसको सजा दिलवाओ। तो अपराध तो एक ही है, फैक्ट तो एक ही है। तो जब एक फैक्ट एक ही है, अपराध एक ही है, तो उसके लिए सजा तो एक बार मिलनी चाहिए ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका धारा 337 है ना, वहाँ पे दो चीज़ें कहता है, दोनों चीज़ें, दोष मुक्ति भी बताता है और साथ ही साथ दोष सिद्धि भी। या यहाँ पे कहता है कि या तो दोष सिद्ध किया गया हो या फिर दोष मुक्त किया गया हो, दोनों में से कोई सी कंडीशन हो तो वहाँ पर दोबारा से उसका विचारण नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 देखोगे तो यहाँ पे दोष मुक्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि जो अगर उसको एक बार अभियोजित और दंडित किया गया है तो फिर से उसको दंडित नहीं करवाया जा सकता, फिर से उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है, यहाँ पे एक्विटल की बात ही नहीं करता। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है ना, इसका दायरा जो है बहुत ही सीमित है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें धारा 337 की तो इसका वाइड लेवल है, यानी कि इसका स्कोप विस्तृत है, बहुत बड़ा दायरा हो जाता है इससे कंपेयर करें तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे धारा 337 दोनों चीज़ों को यहाँ पे शामिल करता है, दोष मुक्ति और दोष सिद्धि दोनों को। लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 20 और 2 में बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ दंडित करने की बात करता है, यहाँ पे दोष मुक्ति की बात ही नहीं कर रहा है। इसी से रिलेटेड आपको एक केस देखने को मिलेगा, कोल्ला वीरा राघव बनाम गोरंटला वेंकटेश्वर राव और अन्य, 2011 का मामला था। अब इसमें क्या बताया गया था, इसमें यही चीज़ बताया गया था कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसने क्या माना था कि जो धारा है, यानी यह धारा 337 और अनुच्छेद 20(2), पहले मान लीजिए ये केस 2011 का है तो उस टाइम पे क्या हुआ था, इस यहाँ पे धारा 337 की जगह धारा 300 उन्होंने बताया था। अब यहाँ पे हम इससे रिलेट कर रहे हैं इसलिए धारा 337 बता रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 300 जो पहले वाली CRPC थी 300 और 20(2) का यहाँ पे कंपेयर किया था, तुलना किया था। अब वही 300 कहाँ पे आ चुकी है, धारा 337 में आ गई है। तो अब हम 300 ना कह के धारा 337 कह रहे हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो धारा 337 है और अनुच्छेद 20(2) इसके बीच में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अंतर क्या है, अदालत ने क्या माना कि जो अनुच्छेद 20(2) है ना, इसकी तुलना में जो धारा, इस धारा की यानी धारा 337 का दायरा है काफ़ी व्यापक है। व्यापक मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20(2) है, वो केवल दोषी ठहराए जाने के लिए यहाँ पे बात करता है, दोषी ठहराए जाने के सिद्धांत का समर्थन करता है। लेकिन जबकि यहाँ अगर हम BNSS की 337 की अगर हम बात करते हैं तो BNSS की 337 दोष मुक्ति की तो बात करता है, या साथ ही साथ आपका दोष सिद्धि की भी बात करता है, यानी कि दोषी होने के साथ साथ दोष मुक्ति की भी बात करता है, दोनों को समर्थन करता है। तो स्कोप किसका वाइड लेवल हो, किसका विस्तृत हुआ, तो धारा 337 का। तो वही चीज इस केस में बताया गया था, तुलनात्मक अध्ययन किया गया था इसमें। अब इससे रिलेटेड आपको एक मैगजीम भी देखने को मिलेगी। मैगजीम कौन सी है, यह है आपकी ऑट्रेफॉइस एक्विट ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट। अब इसका मतलब क्या है कि अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस once again if he has been either convicted or acquitted in the trial relating same offense। दैट मीन्स कि अगर कोई भी पर्सन जिसने कोई अपराध किया उसका विचारण एक बार चला, ठीक है, उसका विचारण एक बार चल गया और उसी अपराध के लिए उसको या तो दोष मुक्त कर दिया गया या फिर उसको दोष सिद्ध कर दी गई, तो उसी सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से ट्राई नहीं किया जाएगा, यानी दोबारा से उसका विचारण नहीं किया जाएगा। ये चीज़ बताता है आपका ये मैगजीम। ठीक है, इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए। मैं बोल देता हूं कि अ पर्सन कैन नॉट बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस वंस अगेन इफ ही हैज बीन ईदर कन्विक्टेड और एक्विटेड इन द ट्रायल रिलेटिंग सेम ऑफेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड आपका अंतर की बात करें तो जो आपके अनुच्छेद 20(2) और धारा 337 है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 20(2) की बात करें तो केवल दंडित करने के बारे में बताया गया, यानी कि प्रोसिक्यूट यानी अभियोजित और दंडित करने की बात करता है। लेकिन धारा 337(1) की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहता है कि इसमें दोष सिद्ध किया गया होगा या फिर दोष मुक्त किया गया हो, तब यहाँ पे विचारण नहीं किया जाएगा दोबारा से। या तो एक बार सेम ऑफेंस के लिए अगर एक बार कन्विक्ट कर दिया गया या फिर इसको एक्विट कर दिया गया तो फिर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। इसमें दोनों चीज़ की बात करता है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 20(2) की तो इसमें कहता है कि दंड मिलना जरूरी है, एक्विटल जरूरी नहीं है।
एक्विटल किया तो हो, अगर इसके अनुसार चले तो इसके अनुसार तो ये है कि अगर एक्विटल किया तो उसके बाद दोबारा भी विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसी से आता संविधान क्या होते हैं, संविधान मूल जड़ होती है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी केस लॉ, जो भी अगर इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है तो केस लॉ के माध्यम से स्पष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी कानून बनते हैं हमारे संविधान का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो संविधान के दायरे में रहकर ही सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है धारा 337(1) की बात करें तो यहाँ पे कहता है दंड मिलना आवश्यक नहीं है, दोष मुक्ति भी जरूरी है। हो सकता है अगर दोष मुक्त कर दिया गया हो, तो अगर दंड नहीं दिया गया है तो विचारण में उसके बाद दोष मुक्त कर दिया गया होगा, तब भी उसका विचारण नहीं किया जाएगा। उसके बाद कहता है कि अनुच्छेद 20(2) का दायरा थोड़ा सा संकीर्ण है और इसका अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो धारा 337(1) का दायरा जो है थोड़ा व्यापक है। उसके बाद आता है कि सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 20(2) ऑर्टर कन्विक्ट के सिद्धांत के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, यानी कि अगर जो दंडित किया गया है उसके विरुद्ध। और यहाँ पे अगर देखें धारा 337(1) की तो यहाँ पे ऑर्डर फॉर कन्विक्ट और ऑर्डर फॉर एक्विट दोनों की बात करता है, यहाँ पे दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि अनुच्छेद 20(2) और धारा 337 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपका कुछ मैगजीम और देख लीजिए। ठीक है, जैसे आपका एक्सेप्शियो रेस जुडिकेट, अब इसका मतलब क्या होता है, ये आपका सीपीसी में देखने को मिलेगा। सीपीसी में इसी तरह आपको एक प्रावधान मिलेगा सेक्शन 11। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा की बात करता है। यहाँ पे कहता है कि अगर एक ही फैक्ट पर सेम पार्टी के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ और वो डिसाइड हो चुका है तो उसी फैक्ट पर दोबारा से वाद यानी कि सूट आप फाइल नहीं कर सकते। हाँ, उसकी अपील आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसी सेम रैंक के कोर्ट पे ना आप वहाँ पे ट्रायल नहीं चलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है एक्सेप्शियो रेस जुडिकेट, इसका मतलब होता है कि अगर एक विवाद हुआ तो एक विवाद के लिए एक वाद ही काफ़ी है और उसका निर्णय पर्याप्त है। हर बार अगर ऐसा हो गया, अगर ये मैक्सिम नहीं हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप एक बार कहीं से फाइल कर दिए और आपके फेवर में जजमेंट नहीं आया तो आप दोबारा फिर से फाइल कर रहे हो। इस तरीके से क्या होगा, न्यायालय का टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खराब होगा न्यायालय का टाइम। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे ये मैगजीम निकाला गया। उसके बाद आता है नेमो डेविड विस वैक्सरी प्रो उना एडम क्वाजा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर उसने अपराध किया है, एक अपराध किया है तो उसको 2 बार परेशान नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक ही बार उसको परेशान किया जाएगा। भाई उसको जो भी करना है एक बार में कर लो, जो भी सज़ा सुनानी है, दोष मुक्त करना है, छोड़ना है, जो करना है, जुर्माना लगाना है, तो एक ही बार में किया जाए। तो बार बार इसके लिए यहाँ पे कहता है कि बार बार उसको परेशान नहीं किया जाएगा। दूसरा आता है इंटरेस्ट रिपब्लिका उट सिट फिनिश लिटियम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई वाद चल रहा है ना, सूट चल रहा है, उसका अंत होना ये किसके हित में है, ये स्टेट के हित में है, राज्य के हित में है। इसलिए ये मैगजीम ये कहती है कि अगर कोई एक ऑफेंस हुआ है तो एक ही बार उसके लिए विचारण चलाया जाएगा, एक डिस्प्यूट हुआ है तो उसके लिए एक ही वाद लाया जाएगा और उसका जो भी निर्णय होगा वो पर्याप्त होगा। उसके बाद आता है रेस जुडिकाटा प्रो ब्रेटिएट ऑक्यूप्यूटर। इसका मतलब क्या होता है, यह कहता है कि अगर जो न्यायिक निर्णय होते हैं ना वो हमेशा सही और अंतिम होते हैं जब तक कि उनको अपीलेट कोर्ट चेंज ना कर दे। आ गई बात समझ में? तो ये कुछ मैक्सिम्स हैं, आप सेक्शन 11 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो जहाँ पे रेस जुडिकाटा की बात करता है। ये तो बात हो गई कि आप पुनः विचारण नहीं करेंगे। अब जो अपवाद की बात करें तो जो उपधारा 1 का जो अपवाद है वो कौन सा है, उपधारा 2। उपधारा 2 क्या कहता है कि किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए किसी व्यक्ति का, यानी कि या तो उसको दोषमुक्त किया गया होगा या फिर उसको दोषसिद्ध किया गया होगा, तो उस व्यक्ति का ना अगर उसका विचारण पुनः से किया जा सकता है, लेकिन कब किया जाएगा, ये कहता है कि राज्य सरकार की सहमति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है, यानी कि किसी दूसरे अपराध के लिए किया जा सकता है। भाई अपराध एक ही हो सकता है लेकिन उससे जुड़े कुछ अन्य अपराध भी शामिल हो सकते हैं उसमें। ये कैसे होंगे हम अभी एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सहमति से किसी भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 243(1) के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करने घुसा, कहाँ घुसा, चोरी करने के लिए घर में घुसा, तो मान लीजिए एक बार उसको चोरी के लिए उसको दंडित किया गया। अब बाद में क्या हुआ, राज्य सरकार चाहती है कि इसने जो चोरी किया था वो घर में घुस कर किया था,
तो घर में ड्वेलिंग हाउस से चोरी हो रही तो उसका सज़ा कुछ ज़्यादा है। तो न्यायालय के राज्य सरकार से अनुमति के बाद क्या किया जा सकता है, इसका पुनः विचारण किया जा सकता है। अगर 243 एक के तहत यहाँ पे किया जा सकता है, तो अभी सिर्फ चोरी के लिए उसको पनिश किया गया था। अब बाद में क्या होगा, हो सकता है इसमें कुछ और ज़्यादा सज़ा बढ़वानी हो, तो यहाँ पे उसका पृथक आरोप अगर लगाया जा सकता है कि ड्वेलिंग हाउस वाला, तो उसको क्या किया जा सकता है, यहाँ पे पूरे से विचारित किया जा सकता है। जैसे घोर उपाधि कारित करने के लिए का विचारण किया जाता है, यानी कि ए ने कोई किसी को मारपीट दिया और उसको घोर उपाधि हो गई, ग्रीवस हर्ट हो गया, और उसके लिए ए का ट्रायल चलाया जाता है। अब जब ट्रायल चलाया जाता है, इसकी दोष सिद्ध कर दी जाती है। अब यहाँ पे जब इसको कन्विक्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे जो छात्र व्यक्ति था, यानी जिसको घोर उपाधि हुई थी, उस घोर उपाधि के बाद वो मर गया। जब मर गया तो यहाँ पे आपराधिक मानववध के लिए का पुनः विचारण किया जा सकता है, यानी ए का फिर से ट्रायल चलाया जा सकता है। आगे और समझ में, तो यहाँ पे फिर से इसका आपराधिक मानववध के लिए ट्रायल चलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको कन्विक्ट किया गया था तो वो ग्रीवियस हर्ट के लिए था, और ग्रीवियस हर्ट उस टाइम पे एडमिट रहा होगा, जो बंदा जिसको ग्रीवियस हर्ट हुआ रहा, हो सकता है उसके बाद वो मर गया हो बाद में उसी ग्रीवियस हर्ट का, तो उसका पुनः विचारण किया जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये सब होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित किया गया जो बाद में अपराध का परिणाम कुछ और हुआ हो, और दोषित के समय न्यायालय को इजाजत नहीं था। यानी कि जैसे अभी ऊपर वाले ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने, ए ने क्या किया, बी को मारा, बहुत मारा, ठीक है, और ये बी जो है एडमिट हो गया, इसके हाथ पैर तोड़ दिए, सीने में चोट लग गई। अब क्या होता है, ए का ट्रायल चलता है। ए का जब ट्रायल चला तो इसको ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिश किया गया। जब पनिश किया गया तो यहाँ पे परिणाम कुछ और थे। परिणाम क्या था, इसने मारा बी को और बी को ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो ग्रीवियस हर्ट के लिए क्या चल रहा है, यहाँ पे केस चल रहा है और इसको कन्विक्ट कर दिया गया। अब बाद में क्या हो जाता है, जब कन्विक्ट किया गया ना, तो यहाँ पे न्यायालय को ये नहीं पता था कि ये बी मर चुका है। कैसे मरा है, उसी ग्रीवियस हर्ट के कारण मरा। तो यहाँ पे जो ए है ना, ए का हत्या के लिए भी चलाया जा, कल्पेबल होमिसाइड के लिए भी चलाया जा सकता है। आगे बात समझ में, ये है आपका। उसके बाद आता है न्यायालय जिसने दोषमुक्त दोषित किया था, अगर सक्षम न्यायालय, अगर मान लीजिए जिस कोर्ट ने ट्रायल चलाया और जजमेंट दिया, चाहे दोषमुक्ति का हो या दोषसिद्धि का, वो जो कोर्ट थी वो प्रॉपर कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं थी। कैसी थी, असक्षम कोर्ट थी, यानी सक्षम न्यायालय नहीं थी, उसको सुनने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो फिर उसका पुनः विचारण किया जा सकता है, भले ही जजमेंट हो गया हो। उसके बाद आता है 5th नंबर, ये कहता है कि 281 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का पुनः विचारण उसी न्यायालय द्वारा जिसने उसे उन्मोचित किया था या उससे ऊपरी न्यायालय की सहमति से किया जा सकेगा। यानी कि जिस व्यक्ति को सेक्शन 281 में डिस्चार्ज कर दिया गया, कार्रवाई रोक दी गई और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, ठीक है, तो डिस्चार्ज वहाँ पे जब किया जाता है तो उसका जो परिणाम होता है वो क्या कहलाता है, प्रभाव क्या होता है, दोष मुक्ति होता है। तो अगर यहाँ पे 281 के अधीन किसी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया, यानी उन्मोचित कर दिया गया, तो यहाँ पे जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया था ना, उसकी सहमति से पुनः विचारण किया जा सकता है, या फिर जिस कोर्ट ने इसको डिस्चार्ज किया था उससे ऊपर की कोर्ट, यानी उसकी जो अपीलेट कोर्ट होगी उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, उसकी सहमति से पुनः विचारण किया जा सकता है, भले ही उसको कन्विक्ट या एक्विट किया गया रहा हो। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट सबसेक्शन, वो कहता है कि इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 26 या इस संहिता की धारा 208 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो ये जो सेक्शन है पुनः विचारण करने का, ये इसका जो प्रभाव है किस पे लागू नहीं होगा, ये आपका जनरल क्लॉज एक्ट है एक 1897, उसकी सेक्शन 26 है। तो अब जो इसके सेक्शन 26 है उसमें क्या प्रावधान किया गया, यानी जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन 26 में प्रावधान है कि जब किसी अभियुक्त के कार्य को 2 या अधिक अधिनियमों के तहत अपराध माना जा सकता है, यानी कि अगर कोई भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई अपराध कर रहा है तो हो सकता है उसका बीएनएस में भी कोई उसमें पनिशमेंट दिया गया हो और एक भ्रष्टाचार अधिनियम बना है उसमें भी यहाँ पे बताया गया हो अपराध। तो यहाँ पे कहता है जो जनरल क्लॉज एक्ट है इसकी सेक्शन 26 है, यहाँ पे कहता है कि इसमें जो अपराधी है उसमें केवल एक अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, दोनों के तहत नहीं चलाया जाएगा। ये कहता है आपका जनरल क्लॉज एक्ट की सेक्शन 26। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो बीएनएसएस की धारा 208 है उसमें भी यहाँ पे प्रभाव नहीं डालेगी।
208 क्या है ये हम पढ़ चुके हैं, 281 क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्पष्टीकरण इसमें एक बताया गया है, ये हम पे कहता है कि परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के लिए दोष मुक्ति नहीं है। यानी जब मान लीजिए कोई कंप्लेंट फाइल की और कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया ना, या फिर अभियुक्त को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दोष मुक्त किया गया है। ये सिर्फ इस धारा की बात है, सेक्शन 337 की बात है, बाकी कहीं और की बात नहीं है। आई होप आपको ये पूरा सेक्शन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, तो सेक्शन 338 की लोक अभियोजकों द्वारा यहाँ पे हाजिरी की बात करता है। जब भी देखिए, जब भी यहाँ पे क्रिमिनल मामला चलता है तो उसका संचालन कौन करता है, यहाँ पे देखिए इसको रीड विद करिएगा सेक्शन 249 के साथ। 249 में क्या बताया गया है कि अभियोजन के मामले का कथन आरंभ करना। जब यहाँ पे कोई मामला सुपुर्दगी में आता है सेशन न्यायालय के समक्ष या फिर डायरेक्ट उस संज्ञान लेता है, तो यहाँ पर जब भी मामले का संचालन स्टार्ट करना होगा कौन करता है, लोक अभियोजक करता है। अब लोक अभियोजक को कहाँ परिभाषित किया गया है, सेक्शन 18 में परिभाषित किया गया है, और सहायक लोक अभियोजक को सेक्शन 19 में परिभाषित किया गया है। और साथ ही साथ सेक्शन 2 भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कहता है कि लोक अभियोजक कौन होता है, लोक अभियोजक वह व्यक्ति होता है जो सेक्शन 18 में बताया गया है। ठीक है, तो ये सभी सेक्शन आपस में रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, तो आप इसको कनेक्ट करके पढ़िएगा। तो लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी की बात करता है किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी भी न्यायालय में जिसमें जांच या विचारणा या अपील चल रही हो, यानी कि जिस न्यायालय में जांच चल रही हो, विचारण चल रहा हो या अपील चल रही हो, उसमें लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और उसका अभिवचन कर सकता है, यानी प्लीड कर सकता है। इसमें कोई वकालतनामा फाइल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल मामले होते हैं उसमें सरकार की ओर से कौन रहता है, कौन लड़ता है, तो जो सरकारी वकील होते हैं जिनको लोक अभियोजक बोला जाता है, सहायक लोक अभियोजक बोला जाता है, चाहे सरकारी अधिवक्ता बोलो, सरकारी वकील बोलो, उसको यहाँ वकालतनामा फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ आता है कि उसको अभिवचन भी कर सकता है, लिखित प्राधिकार के बिना वो किसी भी क्रिमिनल मामले में हाजिर हो सकता है। अब मान लीजिए किसी प्राइवेट व्यक्ति को करना हो, तो फिर किसी मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए अधिवक्ता को अनुदेश देता है, तो मामले संचालन कौन करेगा, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति को भी यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है मामले में, तो उसको मामले का संचालन कौन करेगा, संचालन लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक करेगा। लेकिन जो व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, जो अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा ना, जो प्राइवेट अधिवक्ता है, प्राइवेट व्यक्ति नियुक्त कर रहे हैं, तो वो किसके अधीन काम करेगा, जो लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक हैं उनके अधीन काम करेंगे। और जब इनको तर्क करना होगा तो लास्ट में जब साक्ष्य समाप्त होगा तो लिखित रूप में तर्क दे सकते हैं, पेश कर सकते हैं। कौन? प्राइवेट व्यक्ति। अब जैसे मान लीजिए जो पीड़ित है, ठीक है, पीड़ित अगर अपने कुछ पहचान के अधिवक्ता हैं, कुछ उनके पसंद के अधिवक्ता हैं जो मामले में चाहें तो क्या कर सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं, लेकिन मेन पैरवी किसकी होती है, सरकारी वकील की होती है। उनके अधीन काम करेंगे, उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद आता है धारा 339, जो आपका धारा 302 पहले हुआ करता था। यहाँ पे कहता है अभियोजन संचालन करने की अनुज्ञा। यहाँ पे जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई क्रिमिनल मामला चल रहा है ना, वो क्या कर सकता है, किसी पुलिस वाले को भी यहाँ पे अनुज्ञा दे सकता है, यानी कि जो कोई पुलिस वाला है उसको भी यहाँ पे परमिशन दी जा सकती है कि आप इस मामले का संचालन करें। लेकिन कौन से पुलिस वाले? किसी मामले की जाँच या विचारण करने वाला जो मजिस्ट्रेट है, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर, या तो निरीक्षक होगा या उससे ऊपर की पंक्ति, उसकी निरीक्षक की पंक्ति से ऊपर का कोई पुलिस ऑफिसर होगा, उसको यहाँ पे परमिशन दी जा रही। किसके द्वारा दी जा रही है? उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिस मजिस्ट्रेट के यहाँ जांच या विचारण चल रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, वो यहाँ पे उसको अनुदेश दे सकता है, अनुज्ञा दे सकता है कि मामले का संचालन कर सकते हो। किंतु यहाँ पे कहता है कि अगर महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा। तो इनको तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई महाधिवक्ता है, ठीक है, सरकारी अधिवक्ता है, अभियोजक हैं, लोक अभियोजक हैं या सहायक लोक अभियोजक हैं, इनको तो परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी पुलिस वालों को परमिशन दी जा सकती है। अगर इन चारों के अलावा अगर कोई व्यक्ति है तो उनको बिना परमिशन के मामले का संचालन नहीं करेंगे। किन चार लोग? महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक, इनको परमिशन की जरूरत नहीं है। इनके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति है उनको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे कहता है कि मजिस्ट्रेट साहब, आप जिन पुलिस वालों को यहाँ पे अनुज्ञा दे रहे हो ना, जिन पुलिस वालों को परमिशन दे रहे हो कि यहाँ पे आप मामले का
संचालन करो तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पुलिस वाले को आप अनुज्ञा दे रहे हो ना, वो उस इन्वेस्टिगेशन, उस मामले का इन्वेस्टिगेशन में भाग ना लिया हो, यानी कि उसने इन्वेस्टिगेशन ना किया हो। अगर उस मामले का इन्वेस्टिगेशन अगर उसने किया है तो फिर उसको आप ऐसी अनुज्ञा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेक्शन 339। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 340। सेक्शन 340 आपका जो बात करता है वो कहता है जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। यानी कि अगर मेरे खिलाफ कोई मामला पंजीबद्ध हुआ, क्रिमिनल मामला पंजीबद्ध हुआ है ना, जैसे मेरे खिलाफ आपने कोई मुकदमा फाइल कर दिया, FIR दर्ज करवा दी, तो भाई मेरा अधिकार है कि मैं अपनी किस पसंद के अधिवक्ता से अपना प्रतिरक्षा करवाऊं। भाई मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूँ, जिस वकील से चाहूँ उससे क्या करवा सकता हूँ, प्रतिरक्षा करवा सकता हूँ, डिफेंस रखवा सकता हूँ। तो भाई वो मेरी मर्जी है। यानी अभियुक्त का राइट ये बता देता है कि किसी अपराध के अभियुक्त का यह अधिकार होगा। यहाँ पे एक राइट बता रहा है, किसका राइट बता रहा है, किसी अक्यूज्ड व्यक्ति का, अभियुक्त व्यक्ति का। यहाँ पे क्या राइट बता रहा है कि कार्रवाई अगर उसके विरुद्ध जो कार्रवाई संस्थित की गई है उसमें अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा करवा सकता है। किसके द्वारा? पसंद के अधिवक्ता द्वारा। तो अब इसी पसंद के अधिवक्ता की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। पहले देखिए अनुच्छेद 22(1) की बात करते हैं। तो जो आपका अनुच्छेद 22(1) है ना, अगर आपके पास डायरेक्ट हो संविधान का तो उसको आप जरूर खोल के रखिएगा। यहाँ पे कहता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। पहली चीज़ तो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, तो उसको गिरफ्तारी के कारण बताना होंगे। गिरफ्तारी के कारण जब तक नहीं बताया जाता तो उसको डिटेन करके नहीं रखा जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताता है उसमें अनुच्छेद 22(1) में, अगर आप देखोगे बैरक में, तो यहाँ पे कहता है कि अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है ना, उसका ये राइट बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। कौन देता है? संविधान एक अधिकार देता है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो तो बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अपने जो जिसको गिरफ्तार कर रहे हो अपने रुचि के, यानी अपनी पसंद के विधि व्यवसायी कौन होता है भाई? अधिवक्ता ही होता है, एडवोकेट होता है। तो एडवोकेट से क्या कर सकते हैं? परामर्श ले सकता है अपने पसंद के। साथ ही साथ अपने पसंद के विधि व्यवसायी से प्रतिरक्षा भी करा सकता है, उसको अधिकार है। ये आपका अनुच्छेद 22(1) कहता है। वहीं अगर हम धारा 18 क्लॉज 8 की बात करें, सब सेक्शन 8 की बात करें इसी अधिनियम की, यानी BNSS की, तो वहाँ पर भी अगर आप देखोगे धारा 18 उपधारा 8 का परंतु देखोगे तो वहाँ पे पीड़ित को अधिकार दिया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है ना, वो भी अपने अभियोजन की सहायता करने के लिए अपने पसंद का अधिवक्ता रख सकता है, अनुज्ञात कर सकता है। ठीक है, कि जो पीड़ित है वो चाहे तो भाई पीड़ित की ओर से तो कौन लड़ता है? सरकारी अधिवक्ता आ जाते हैं। लेकिन उनकी सहायता करने के लिए अगर पीड़ित चाहे तो किसी अधिवक्ता को अनुज्ञात कर सकता है, जो क्या करेंगे, जो लोक अभियोजक होंगे या सहायक लोक अभियोजक होंगे उनको असिस्ट कर सकते हैं। बाकी संचालन नहीं कर सकते। संचालन कौन करेगा? लोक अभियोजक ही करेगा। ऊपर हमने बताया कि संचालन कौन करता है? संचालन लोक अभियोजक करेगा, या महाधिवक्ता कर सकता है, या सरकारी अधिवक्ता कर सकता है। धारा 339 में अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको असिस्ट करने के लिए रख सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। यानी कि जब गिरफ्तार किया गया है और किसी व्यक्ति को, उससे जब पूछताछ की जा रही है, पुलिस वाले पूछताछ कर रहे हैं, तो वो कह सकता है कि भाई मुझे अपने अधिवक्ता को बुलाना है, मैं अपने अधिवक्ता के समक्ष ही सारे जवाब दूंगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, अधिवक्ता के बिना ही वहाँ से उससे सब प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। यह आपका पसंद के अधिवक्ता के बारे में पूरा का पूरा प्रोविजन। आई होप आपके इसको रिलेट करके पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, सेक्शन भी याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 341। सेक्शन 341 क्या बात करता है कि विधिक सहायता के बारे में। कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता प्रदान करना। जहां किसी विचारण या अपील में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है। यानी कि अगर मेरे खिलाफ कोई मामला पंजीबद्ध हुआ है, FIR हो रही, ट्रायल चल रहा है और मेरे पास कोई अधिवक्ता ही नहीं है, मैं आरोपी हूं और मेरे पास कोई अधिवक्ता ही नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा? अगर न्यायालय को प्रतीत हो कि अब मेरे पास, अगर यानी अभियुक्त के पास अगर पर्याप्त साधन नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, भाई इतने पैसे नहीं है कि वो अधिवक्ता कर सके, तो फिर क्या किया जाएगा? राज्य के व्यय पर, यानी स्टेट के यहाँ पे एक्सपेंस पर उसको एक अधिवक्ता नियुक्त करवाया जाएगा, अधिवक्ता दिया जाएगा।
आगे बात समझ में। यहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, एक एडवोकेट दिलवाया जाएगा, किसके व्यय पर, राज्य के व्यय पर। लेकिन यहाँ पे ये देखना होगा कि उसके पास पर्याप्त साधन है या नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है कि अमीर है, क्या है, कैसा है। अगर उसके पास पैसे होंगे, पर्याप्त साधन होगा, तो फिर उसको अधिवक्ता नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसका क्या नियम होगा, क्या ढंग होंगे, ये सारी चीज़ें बाद में डिसाइड होती है। ठीक है, उसकी फ़ीस क्या होगी, सरकार कितनी फ़ीस देगी उस अधिवक्ता को, ये सब बाद में डिसाइड होता है। उसके बाद आता है सेक्शन 342 जो बात करता है प्रक्रिया जब निगम या रजिस्ट्री की सोसाइटी अभियुक्त हो। यानी कि अब किसी फर्म को यहाँ पे एक्यूज्ड बनाया जा रहा है, किसको, किसी निगम को या रजिस्ट्री को, कोई सोसाइटी, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, तो उसके तहत अगर कोई रजिस्ट्री की सोसाइटी है तो वो अगर यहाँ पे अभियुक्त है तो फिर क्या किया जाता है, तो ऐसी सोसाइटी या फिर निगम क्या करती है, किसी एक व्यक्ति को यहाँ पे अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती हैं और वो क्या करता है, वहाँ पे हाजिर होता है, सारे हर पेशी में हर जगह जाता है। ठीक है, निगम की ओर से, रजिस्ट्री की सोसाइटी की ओर से वो उपस्थित होता है, एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है इसमें। ये यहाँ पे आप हेडिंग बस याद रखेंगे इसकी, तो ये काफ़ी है। ठीक है, तो ये रहा आपका। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है BNSS की, उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्षमादान के बारे में, यानी कि पर्डन के बारे में। क्षमादान कौन से अपराधी को दिया जाएगा, कौन दे सकता है, कौन सा मजिस्ट्रेट देगा, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।